सो वेलकम एपियंस एंड अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो 3 या 4 दिन अभी हमारे पास बचे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको याद रखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस है आपको पूछे जाने वाले हैं, मतलब कि बार बार पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन है उसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो किस तरह से सोल्व करना है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और अभी ऐसे 1 या 2 वीडियो में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। आज का ये वीडियो होगा और दूसरा एक वीडियो होगा जिसमें टॉपिक्स किस तरह से कवर अप करने हैं, मतलब कि आपको जो लास्ट डे पे किस तरह से रिवाइज करना है वो भी बता दूंगा। और एक एग्ज़ाम के अगले दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि होगा 5 to 10 मिनट्स का, सिर्फ आपको यही बताने के लिए कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है वो क्विकली मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है वो सभी मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं थोड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के प्रॉब्लम से। तो देखो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज ऑफ एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज 1 वोल्ट, देन स्मॉलेस्ट वोल्टेज स्टेप यू कैन मेजर यूजिंग 12 बिट कन्वर्टर। तो आपको क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट वोल्टेज स्टेप फाइंड करना है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है क्या, कन्वर्जन टाइम का। तो कन्वर्जन टाइम आपको पूछा गया होगा और क्लॉक पल्स दिया गया होगा। यहाँ पे भी देखो क्लॉक दिया गया है, बीट दिए गए हैं, कन्वर्जन टाइम पूछा है। यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बीट्स। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखो पहले बीट है उसका मीनिंग क्या होता है। बीट माने कि स्विच, बीट मतलब कि स्विच, ओके। बीट मतलब कि स्विच। अब स्विच है हमारे पास तो इसका मतलब है ऑन एंड ऑफ दोनों इनपुट होंगे। तो एक स्विच है हमारे पास, ओके। स्विच अगर हमारे पास एक है तो क्या हो जाएगा, इनपुट कितने हो जाएंगे, 2। स्विच अगर 2 है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2:2, ओके। यहाँ पे स्विच है अगर 3 तो 2 क्या आ जाएगा, 3। स्विच है अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे जनरलाइज 12 बिट तक प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो हम 12 बिट तक ये याद रख लेंगे, क्लियर। तो 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11 एंड 2:12। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, 2, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 2 8, यहाँ पे 16, 32, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128, यहाँ पे 256, यहाँ पे 512, यहाँ पे 1024, यहाँ पे 2048 और यहाँ पे 4096, क्लियर। देखो ये बेसिकली क्या है, देखो 128 GB, 64 GB, 32 GB ये फ़ोन की जो साइज़ आती है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको इजीली याद रख लेंगे, 1024 MB है, मतलब कि 1 GB हो जाता है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं इस वैल्यू पे प्रॉब्लम। तो देखो ये इसकी वैल्यू हो गई और ये नंबर ऑफ इनपुट्स है हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो इसके बेस पे पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज ऑफ एडीसी इज 1 वोल्ट। तो रेफरेंस वोल्टेज है 1 वोल्ट एंड व्हाट इज स्मॉलेस्ट वोल्टेज स्टेप यू कैन मेजर यूजिंग 12 बिट कन्वर्टर। देखो अगर 12 बिट है तो इसका मतलब है कि 4096 पार्ट होंगे 1 वोल्ट के। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से होगा, देखो स्टेप साइज आपको फाइंड अगर करनी है, ओके।
स्टेप फाइंड करना है तो रेफरेंस वोल्टेज जो आपको दिया गया है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दो 4096 क्लियर। सो 1 डिवाइडेड बाय आप अप्रोक्स 4000 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4000। सो 1/4 मतलब कि 0.25 होता है और यहाँ पे 1000 फिर भी डिवीजन में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 25 यहाँ पे माइक्रो वोल्ट ओके। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 24 माइक्रो वोल्ट, दूसरा है 24 मिली वोल्ट, सी थर्ड क्या है 3.9 मिली वोल्ट और डी क्या है 3.9 माइक्रो वोल्ट। अब देखो 1/4096 करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर अभी 0.25 इसके बेस पे कुछ आ रहा है। क्लियर। तो हमें क्या करना है देखो यहाँ पे डिवीजन में भी यहाँ पे 1000 है तो 1/4 मतलब कि 0.25 और यहाँ पे 224 माइक्रो वोल्ट हमारा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर हमने निकाला है हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। क्लियर। तो आपको रेफरेंस वोल्टेज दिए गए हैं और सिर्फ आपको क्या देखना है कि अगर स्मॉलेस्ट वोल्टेज स्टेप कैलकुलेट करना है तो रेफरेंस वोल्टेज दिए गए हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे जो बीट दिए गए हैं वो बीट की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो डायरेक्ट। क्लियर। सिर्फ आपको इतना ही करना है, दूसरा कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। क्लियर। सो व्हाट इज कन्वर्जन टाइम फॉर 16 बीट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी इफ क्लॉक यूज इज 2 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे देखो 16 बीट आपको दिया गया है और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हर बार आपको बोला गया होगा। सो इसके बेस पे ही हम यहाँ पे प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्लॉक पल्स है वो क्या करता है कि एक क्लॉक सिग्नल पास करता है। तो एक सिग्नल पास करने के लिए टाइम कितना लगेगा वो हम देखते हैं। देखो टाइम तो कितना लगेगा 1/2 मेगाहर्ट्ज 2 × 10⁻⁶। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा देखो 0.5 × 10⁻⁻⁶। सो 0.5 माइक्रो सेकंड यहाँ पे लगने वाला है टाइम। किसके लिए? एक क्लॉक पल्स को एक क्लॉक का सिग्नल पास करने के लिए फॉर 1 क्लॉक पल्स। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये जो आंसर आया है 0.5 माइक्रो सेकंड और यहाँ पे जितने भी बीट दिए गए 16 बीट बोला है तो डायरेक्टली उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 8 माइक्रो सेकंड। सो 8 माइक्रो सेकंड है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इतना ही आपको याद रखना है। देखो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है तो यहाँ पे बीट दिए गए होंगे, मतलब 16 बीट बोला है, अगर 12 बीट बोला गया होता तो 12 × 0.5 कर देना है। अब इसके जो बाद का क्वेश्चन है उसको भी इसी तरह से सोल्व करना है। देखो 12 बीट बोला है और 500 किलोहर्ट्ज की क्लॉक बोली है तो यहाँ पे देखो एक सिग्नल पास होने में कितना टाइम लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 500 × 1000। सो 1/5 × 10⁻⁵। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁵। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁶ कितना सेकंड जितना टाइम लग रहा है हमारा। तो एक सिग्नल को पास होने में एक क्लॉक पल्स के लिए
तो 12 बिट है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 12 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब कि 24 माइक्रो सेकंड। 24 माइक्रो सेकंड है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो इतने इजी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अभी भी आपके पास टाइम है, इसको सिर्फ रटना ही है कि क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। देखो स्टेप पूछा गया है, वोल्टेज स्टेप, तो आपको क्या करना है, जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको ये बीट की जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करना है। अगर आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में क्या पूछा है, कन्वर्जन टाइम पूछा गया है, तो क्या करना है, क्लॉक है उसका पहले इन्वर्स ले लो। इन्वर्स ले लोगे तो आपको हर्ट्ज का इन्वर्स पता है सेकंड में आ जाएगा, उसके बाद उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 16 से नहीं, यहाँ पे जो भी बीट दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे भी क्या करना है, देखो व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट analog voltage having full range 0 to 2 volt and to be converted to digital with resolution of 4 millivolt। अब देखो फुल स्केल रेंज है 0 to 2, मतलब कि 2 वोल्ट को कन्वर्ट हम कर रहे हैं, ओके, और 4 मिलीवोल्ट यहाँ पे वोल्ट, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा, देखो 2000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 500। तो ये जो बेसिकली 500 हमें मिल रहा है वो क्या है कि इतने आपको बीट्स चाहिए। तो देखो 500 है, तो यहाँ पे देखो 500 है वो किससे कम है ये आपको देखना है। देखो 256 और 512 के बीच में आ रहा है, तो आपको 500 वैल्यूज लाने के लिए आपको 512 बिट्स चाहिए, ओके। तो 512 वैल्यू किस में मिल रही है, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 512 भी आंसर दिया गया होता है या 500 भी आंसर दिया गया होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स कैलकुलेट करने हैं। तो बीट्स है वो क्या होंगे 9 बीट्स, ओके, 9 बीट्स आपको चाहिए, 9 बीट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। इस तरह से आप डायरेक्टली सभी क्वेश्चन से वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कन्वर्जन टाइम के क्वेश्चन से वो याद रखना और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस याद रखना। यहाँ पे मैंने ये जो टेबल बनाया है वो आपको ऑलरेडी दिमाग में ही है। अगर आपको बोला है कि 10 बिट, तो आपको अगर बोला है कि 2 वोल्ट फुल रेंज है और 10 बिट का कन्वर्टर है तो 2/1024, तो इतना आप कर दोगे तो डायरेक्टली ही आपको वैल्यू मिल जाएगी स्मॉलेस्ट वोल्टेज स्टेप की। सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे हम चलते हैं कि नेक्स्ट है वो क्या पूछा जाएगा। सो एक क्वेश्चन आता है हेक्साडेसिमल नंबर पे। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल मतलब कि 16। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे 0 और 1 है, उसको किस तरह से देखो, अगर 4 बिट की बात करें हम तो 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 1, 2 मतलब कि 0 0 1 0, 3 मतलब कि 0 0 1 1, 4 मतलब कि 0 1 0 0, 5 मतलब कि 0 1 0 1, 6 मतलब कि 0 1 1 0, 7 मतलब क्या हो जाएगा, देखो 0, ये 6 + 1 मतलब कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 0 0 0 मतलब 8, 1 0 0 1, 10 मतलब कि 1 0 1 0, ओके, 1 0 1 1 मतलब कि 11। तो
यहाँ पे इस तरह से आप डायरेक्टली पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज आउटपुट व्हेन नंबर 59 इज कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल, ओके, व्हाट इज आउटपुट व्हेन number 59, okay, number 59 is converted to हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल आएगा तो इसमें आंसर जो आपका होगा उसमें कहीं ना कहीं ए बी सी डी इस तरह का कोई आंसर दिया गया होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है 59, बी ऑप्शन है 3B, सी ऑप्शन है 001, 101, डी ऑप्शन है 0011, 1011, ओके। तो हेक्साडेसिमल है, उसमें यहाँ पे 10 है, 10 तक के जो 10 तक की जो बात करते हैं, उसके बाद 10 को कहते हैं ए, यहाँ पे बी सी डी, सॉरी कैपिटल आएगा, डी ई एफ जी, के ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से हम लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल को। क्लियर? तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 59, तो 59 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो 16 से। तो 16 से डिवाइड कर दोगे तो देखो क्या आएगा, को 59 उसको डिवाइड करो 16 से, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 3, सॉरी इस तरह से कर लो, 59 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 इंटू 3 मतलब कि 48 और रिमेनिंग 11। क्लियर? तो यहाँ पे जो 3 आया है और यहाँ पे 11 आया है, तो 3 को इस तरह से लिखना है और बाकी बचे 11, तो 11 है उसको किस तरह से लिखना है, बी, 11 मतलब कि बी, तो 3B यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कहीं पे भी इस टाइप के फॉर्मेट में आंसर मत लिखना अगर हेक्साडेसिमल है तो, ओके। तो इस तरह से आपको हेक्साडेसिमल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे शायद, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से इस बार इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की मैंने बात की है वो प्रॉब्लम्स तो पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, उसका फिक्स है, तो आप उसको रट्टा ही मार लो। किस तरह से करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद चलते हैं थोड़े बहुत एटॉमिक के प्रॉब्लम्स की और एटॉमिक में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको पूछे ही जाएंगे कंपलसरी, ओके। सो अभी एटॉमिक है, उसमें 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बेस पे आप सभी क्वेश्चन से इस टाइप के सोल्व कर पाओगे। तो देखो, एक पूछा जाता है लैंडेस जी फैक्टर और आपको दिया गया होता है एक टर्म। तो ये टर्म यहाँ पे मैंने लिखा है 2p3/2 एंड दूसरा क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट, देखो अब इससे समझने के लिए सिर्फ इतना ही हमें समझना है, 2s+1 Lj। तो यहाँ पे 2s+1 है, उसको मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है, मतलब कि ये डबलेट ट्रिपलेट इस टाइप के आपको जो सिलेबस है उसमें आया होगा, तो ये शो करता है डबलेट है या ट्रिपलेट है। अब उसके बाद जो J है, देखो L क्या शो कर रहा है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर शो कर रहा है और J है वो टोटल क्वांटम नंबर शो कर रहा है, टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। S है यहाँ पे स्पिन है। तो देखो यहाँ पे 2s+1 Lj
इसको आपको डायरेक्टली जो दिए गए टर्म है उसके साथ कंपेयर करना है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखो 2s + 1 = है 2, l = है यहाँ पे p और j = है 3/2। क्लियर। अब l है वो यहाँ पे हमें पता ही है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत बार बता दिया है कि s p d f g h i, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है, शो कर रहे हैं अभी हम। तो ये आपको L फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो P है मतलब कि L है यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ से आप S निकालते हैं तो S कितना आएगा, देखो यहाँ से आप S निकालते हैं तो S = 1/2 आ जाएगा। सो 2 - 1 मतलब कि 1 और S = 1/, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो S = 1/2 आ गया। ओके, L = क्या है 1, J = क्या है 3/2। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है सिर्फ। ओके, फिर से आप एक बात समझ लो कि 2s + 1 LJ इतना ही याद रखना है। जो भी टर्म दिया गया है उसको इसके साथ कंपेयर कर दो, यहाँ से S L एंड J तीनों वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे G = 1 + J + 1 माइनस L + 1 प्लस S + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये प्लस है, ये 1 है, उसको प्लस करके ये पूरी टर्म आपको लिखनी है। ऐसा ना हो कि 1 प्लस ये J पूरा लिख दो और डिनोमिनेटर में ये 2J J + 1 पूरा कर दो, तो ये गलती नहीं करनी है। सो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखो J है वो क्या है 3/2 और 3/2 + 1 मतलब कि यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, माइनस L + 1 मतलब कि 1 एंड 1 + 1 मतलब कि यहाँ पे 2, S मतलब कि 1/2 एंड S + 1 मतलब कि 3/2। क्लियर। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 टाइम्स J और J + 1। अब G = क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब इसको सोल्व करना है डायरेक्टली आपको। तो यहाँ पे देखो 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 प्लस 3/4। तो 15 + 3/4 मतलब कि कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे 18/4 आ जाएगा, 18/4। और यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब यहाँ से G = 1 प्लस 18/4 माइनस 2 कर रहे हैं अभी हम, तो देखो इसको लिख सकते हैं 9/2 माइनस 2। तो 9/2 माइनस 2 हम लिखने की वजह से यहाँ पे 4 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 15/2। सो यहाँ से 1 प्लस ये 2 कैंसिल हो गए और क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 15। तो 1 + 1/3 = कितना आ जाएगा 4/3। तो हमारा ये जो लैंडेस G फैक्टर है वो 4/3 मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली ही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। G = हो जाएगा 4/3। तो अगर इस टाइप की टर्म अगर और एक बार आपको रिपीट होती है एग्जामिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि 2p 3/2 के लिए G = हो जाएगा 4/3। और अभी यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन सिर्फ इसी फॉर्मूला में आपको सभी चीज़ें पुट करनी है, बाद में कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट, तो देखो
आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे देखो F लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, बाद में देखो 9/2 यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 3 लिखा है और 7/2 5/2। तो कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करता है वो अभी हमें देखना है। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये 2F यहाँ पे सपोज 9/2 है, तो यहाँ पे देखो S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू यहाँ पे 2 मतलब कि है 2S + 1 इक्वल टू होगा ये 2। तो यहाँ से S आप निकालेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 1/2 और L क्या आ जाएगा, F है, इसके लिए L क्या हो जाएगा 3। तो इसका टोटल J कितना हो जाएगा, L + S से लेके L - S तक, L - S तक। तो कितना हो जाएगा देखो 3 + 1/2 मतलब कि 5/2 से लेके 3 - 1/2। ओके 3 - 1/2, 3 - 1/2 और 3 + 1/2। तो यहाँ पे 3 - 1/2 लिखा है, 5/2 और 7/2 मतलब कि 3 + 1/2। सो 5/2 एंड 7/2 ये दो टर्म यहाँ पे J की मिल रही है, किसके लिए, L = 3 होगा और S = 1/2 होगा उसके लिए। तो आपको क्या ढूंढना है, सिर्फ ऑप्शन देखना है कि देखो यहाँ पे 9/2 लिखा है, 2 के साथ 9/2 लिखा है, मतलब कि ये जो टर्म है वो है गलत, और 2 के साथ क्या होना चाहिए, या तो 5/2 लिखा होना चाहिए या तो 2F 7/2 लिखा होना चाहिए। तो देखो 5/2 यहाँ पे लिखा है। ओके तो ये बी आंसर इसका सही ऑप्शन हो गया। अब इसके जो दूसरे टर्म्स है वो भी देख लेते हैं। देखो 3F 7/2, तो यहाँ पे 2S + 1 इक्वल टू क्या है 3, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे L इक्वल टू है 3 और J कितना है 3 + 1 मतलब कि 4 से लेके 3 - 1 मतलब कि 4 से लेके 2 तक, मतलब कि 4 3 एंड 2। तो J है वो ऑलवेज इंटीजर में आएगा जब यहाँ पे ओड नंबर है। तो J अगर इंटीजर में आ रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये दोनों में इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये दोनों भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि 9/2 स्टेट यहाँ पे F के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, समझ रहे हैं आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज आपको दिया गया होता कि 2 और यहाँ पे 2D, सपोज 2D यहाँ पे 5/2, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 2D 7/2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखो यहाँ पे S इक्वल टू होगा 1, L इक्वल टू होगा 2, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉरी S इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सो J इक्वल टू क्या हो जाएगा L + S मतलब कि 2 + 1/2, सो यहाँ पे 5/2 एंड 3/2। और यहाँ पे देखो 5/2 एंड 3/2 है, तो 2 के साथ 5/2 है मतलब कि ये स्टेट सही है, और 7/2 है मतलब कि ये स्टेट गलत है। अब हर बार इस तरह से नहीं होगा, अगर इसको इस तरह से दिया गया है 3D 2, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखते हैं। चलो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, S इक्वल टू 1, क्योंकि 2S + 1 इक्वल टू है 3, तो L इक्वल टू है यहाँ पे 2, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 + 1 से लेके 2 - 1 तक, तो 3 और 2 - 1 मतलब कि 1, तो बीच में क्या रह गया यहाँ पे 2, 3 2 1, तो ये स्टेट हमारा सही है। क्लियर, तो ये आपको देखना है सिर्फ। तो एटॉमिक के क्वेश्चन से वो इस टाइप के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस बार ज़्यादा है।
क्लियर। तो लैंडेस जी फैक्टर है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 प्लस जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 प्लस एस प्लस 1। अगर आपको बोला जाए कि स्पिन है वो आपकी 0 है, स्पिन अगर आपकी 0 है तो यहाँ पे देखो जे और एल, स्पिन अगर 0 है तो जे इक्वल टू एल हो जाएगा और ये पूरी टर्म निकल जाएगी। तो स्पिन अगर 0 है तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और अगर एल इक्वल टू है 0 और जे इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे इक्वल टू एस हो जाएगा। तो लैंडेस जी फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स जे प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो प्योरली ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए जी इक्वल टू 1 होगा और प्योरली स्पिन इंटरेक्शन के स्पिन पार्ट के लिए जी इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये भी बात याद रखनी है आपको, शायद एग्जामिनेशन में इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन से वो पूछे जाए। तो मैं अभी देखो मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसमें जो आइगन वैल्यू एंड मैट्रिक्स के बेस पे प्रॉब्लम आते हैं वो अभी हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में वो कवर अप कर लेते हैं। बाद में थोड़े टॉपिक अगर यहाँ पे मैं कवर अप कर लेता हूँ, बाद में अगर कोई टॉपिक रह जाएगा तो फिर से मैं वीडियो पुट करके जैसे ही मुझे याद आएगा कि ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो हम कवर अप कर लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने पढ़ा है, सो सभी चीज़ें आपको करनी है। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं वर्बली बता रहा हूँ अभी कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सभी जो डीजनरेसी मैंने बताई है वो डीजनरेसी आप कर लो, वेव फंक्शन कर लो, वेव फंक्शन को किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं वो कर लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कर लो, आइगन वैल्यू कर लो, एंगुलर मोमेंटम कर लो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कर लो। तो एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो रिलेशंस है, मतलब कि कम्यूटेटर ब्रैकेट है, कम्यूटेटर रिलेशंस है, उसकी आइगन वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है L2 LZ या LX LY। तो ये सभी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू के प्रॉब्लम्स है वो कर लो, और जो भी कम्यूटेटर ब्रैकेट मैंने बताया है वो आपको याद ही रखने हैं कंपल्सरीली। और यहाँ पे इसी के साथ मैं एक बता रहा हूँ कि कम्यूटेटर ब्रैकेट एक इसी जीसेट एग्जामिनेशन के एक पेपर में बोला था कि कम्यूटेटर ऑफ x d/dx ये क्या होगा। तो अगर ये मैंने अभी मुझे याद नहीं है कि ये मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है, लेकिन अगर नहीं करवाया है तो ये देख लो, अगर करवाया है तो भी देख लो यहाँ पे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है पता है, कि यहाँ पे एक फंक्शन साई मल्टीप्लाई करना है। तो साई अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमें पता है कम्यूटेटर की डेफिनेशन क्या है, d/dx ऑफ साई माइनस क्या आ जाएगा d/dx x साई। तो अभी यहाँ पे d साई बाई dx और माइनस पहले x है उसको कांस्टेंट रखते हैं और साई का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब अगली बार क्या करेंगे, साई को कांस्टेंट रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई तो माइनस साई यहाँ पे बचा। तो हमें क्या फाइंड करना था, देखो हमें बेसिकली फाइंड करना था ब्रैकेट ऑफ x d/dx, लेकिन हमने साई मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड पे, तो ये साई साइड को भी आपको कैंसिल कर देना है। तो क्या आ जाएगा -1। सो इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं -1। क्लियर। सो x d/dx का ब्रैकेट कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या हो जाएगा -1। समझ गए किस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है। ओके, तो अगर कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आपको सोल्व कर देना है। अगर एक क्वेश्चन था इस टाइप का कि आपको ऑपरेटर दिया गया होगा, ओके आपको ऑपरेटर दिया गया होता है, उसका
स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो स्क्वायर आपको फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी मैंने करवाया है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करनी है। और हम देखते हैं हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि आइगन वैल्यू के बेस पे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और शायद इस बार भी पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बार मैं सिर्फ यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। देखो मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स है तो इसको गेट 2006 में पूछा गया था और ये मैट्रिक्स दिया गया होता और बोला गया था कि वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 5, फाइंड अदर आइगन वैल्यूज। तो देखो 3x3 का मैट्रिक्स होगा तो ऑब्वियस चीज है कि 3 आइगन वैल्यूज यहाँ पे आपको मिलेगी। तो एक दी गई है तो आपको 2 आइगन वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब डायगोनल एलिमेंट है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट मतलब कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ पे देखते हैं। देखो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसको ट्रेस बोला जाता है। और डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालना है अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख लो। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है कि पहले ये इस लाइन को और इस लाइन को अभी रख दो साइड पे और 2 1 मतलब कि 2 इंटू 1 मतलब कि ये हो जाएगा 2 और माइनस क्या आ जाएगा 0। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 और क्या आ जाएगा इंटू 3 इंटू 1 मतलब कि 3 और -0 और लास्ट वन है वो क्या है 0 ही है तो 0 को क्या ही लिखना है हमें। तो 2 इंटू 2 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 3 मतलब कि -9, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर -5। सो इसी को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट आ गया है क्या -5। तो डिटर्मिनेंट -5 आ गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है, याद रखना है और दिमाग में बिठाना है कि आइगन वैल्यू का सम करते हैं, आइगन वैल्यू का सम है वो ट्रेस के इक्वल आएगा और आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना मिलेगा, ट्रेस के जितना। तो देखो ट्रेस कितना है 2 2 एंड 1, तो 2 2 1 मतलब कि 2 + 2 + 1 मतलब कि 5। तो आइगन वैल्यू जो 3 आइगन वैल्यू है उसका सम हो जाएगा 5। तो आपको सम 5 हो रहा है और वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू भी 5 दी गई है। मतलब कि देखो x + y + z = है 5, तो x + y और यहाँ पे z की वैल्यू दी गई है 5, तो x + y = अगर 0 है तो x एंड y बोथ अगर आप 0 करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन x = क्या हो जाएगा -y, तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा और सेम वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर। और डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है -5। तो यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट = मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। मतलब कि
x इंटू वाई इंटू सेट, जो भी आप बोलो ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक है यहाँ पे 5, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट भी 5 ही है, तो एक या तो आप क्या लिख सकते हैं 1, तो अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको माइनस करने के लिए क्या चाहिए, -1, तो 5 1 एंड -1, तो इसका आप सम करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, सम क्या मिलेगा आपको 5। तो डिटर्मिनेंट एंड आप ट्रेस से दोनों से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी जीसेट एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का देखो, ये गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, उसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि अदर आइगन वैल्यूज है -1 एंड +1। तो 3 आइगन वैल्यू क्या हो गई, एक 5, एक +1 एंड एक -1। क्लियर। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं जीसेट एग्जामिनेशन में कि 3x3 का रियल मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है 36। ओके, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है 36। अब 2 आइगन वैल्यू यहाँ पे दी गई है, मतलब कि 36 इक्वल टू 2 इंटू 3 और थर्ड वन अभी नहीं पता है तो z लिख देते हैं या तो x लिख दो यहाँ पे। क्लियर। सो 2 इंटू 3 मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब कि हो जाएगा 6। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। तो आपको सम ऑफ आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 6 + 2 + 3, तो सम कितना मिल जाएगा 6 + 2 + 3 मतलब कि 11। क्लियर। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया सोल्व, इतना इजीली हो जाता है ये प्रॉब्लम सोल्व। अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू है 16 और एक आइगन वैल्यू है -1 एंड एक आइगन वैल्यू है 2। तो यहाँ पे ही देखो हमें सिंपली पता है कि एक -1 है, तो जो आइगन वैल्यू अभी हमारी तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है, पहले तो बाद में ही उसका सम कर पाएंगे फाइंड आउट। तो तीसरी आइगन वैल्यू भी माइनस ही होगी। तो देखो x इंटू -1 इंटू 2 इक्वल टू है 16। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, x इक्वल टू हो जाएगा -8। तो हम क्या करेंगे, सम कर दो, -8 -1 + 2, तो सम कितना आ जाएगा -7। तो यही आपका आंसर है। तो इतना इजी क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं आइगन वैल्यू और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और सम के बेस पे। आपको ये याद रखना है कि आपने जो ये x फाइंड किया है वो सिर्फ आइगन वैल्यू फाइंड की है, जो थर्ड आइगन वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो। लेकिन आपने क्या ये ट्रेस, देखो आपको सम पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा कि देखो इनडायरेक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक तो पहले आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसका सम करके लिखना है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक डिटर्मिनेंट इक्वल टू है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड सम इक्वल टू है ट्रेस इक्वल टू है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें से ही आपको ये x या तीसरी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट में क्या करना है, तीनों आइगन वैल्यू का सम करना है। ये चीज़ याद रखना कि ये स्टेप्स भूलना नहीं, ये स्टेप नहीं भूलना है, मतलब कि नहीं भूलना है। क्लियर। अगर ये स्टेप भूल गए तो ये आंसर में प्रेजेंट ही होगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपने हाँ यस मुझे आ गया, इस तरह से ऐसा कर दिया तो आप x इक्वल टू -8 ही लिख के आ जाओगे। वो पूछा नहीं है, आपको सम पूछा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। 4 महीने 5 महीने जो आपने पढ़ा है उसको 2 मार्क के लिए आपको लड़ना है और कवर अप करने हैं आपके मार्क्स मैक्सिमम। सो अभी
ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी लेक्चर लिया है वो आप देख लो। और ये लेक्चर के साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ अभी मुझे याद आ रही है, तो अभी जो भी याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो एक चीज़ नोट कर लेना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योर रोटेशन एंड प्योर वाइब्रेशन, तो देखो रोटेशन है उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, ऑलवेज माइक्रोवेव। रोटेशन के लिए देखो अभी आप बोलोगे कि सर क्या बता रहा है बेवकूफ़ की तरह कि रोटेशन के लिए माइक्रोवेव लिख दो, क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रोटेशन लिखा है तो प्योर रोटेशन के लिए माइक्रोवेव लिख देना चाहिए, माइक्रोवेव रीजन लिखना है आपको। पूछा गया होगा कि प्योर रोटेशन के लिए कौन सा प्योर रोटेशन है वो कौन से रीजन में आता है, तो माइक्रोवेव रीजन में आता है। और प्योर वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है, इंफ्रारेड और आईआर जो भी आप बोलो। क्लियर? तो ये आप याद रखना कि प्योर रोटेशन है वो माइक्रोवेव रीजन में आता है, प्योर वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड रीजन में आता है। मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे थे लेकिन बीच में ये पॉइंट याद आ गया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। देखो इंफ्रारेड के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड के जो वाइब्रेशन होते हैं, अगर CO2 है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, तो ये बॉन्ड के जो वाइब्रेशन होते हैं, ये बॉन्ड के वाइब्रेशन है वो आयर रीजन में आते हैं। ओके, बॉन्ड के वाइब्रेशन है वो आयर रीजन में आते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको जो वाइब्रेशन है वो इंफ्रारेड के लिए और रोटेशन है वो माइक्रोवेव के लिए। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 23 को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हर बार मैं यहाँ पे यही आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क कवर अप करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रखनी है। आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है, जो भी आपको पूछा गया है वो पहले देखना है। मैं ये वीडियो भी आपके लिए 5 या 10 मिनट का पुट कर दूंगा कि आपको देखना क्या है। अगर आपको पूछा गया है कि 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और आपने लिख दिया 1 डायमेंशन के लिए आंसर, तो आपको पता ही है कि 3 डायमेंशन का आंसर क्या है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में पढ़ा नहीं है, तो आप गलती कर दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है। बार बार मैं आपको पूरा जो सिलेबस हमने करवाया है उसमें बता रहा हूँ कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। मुझे पता है कि आपने पूरा का पूरा पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर है उसको नहीं पता है, मतलब कि जो MR सीट है वो जा रही है, वो कंप्यूटर को नहीं पता है, वो एक डम मशीन है, उसको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या पता है। ओके, आपको आता है ये नहीं पता होगा। वहाँ पे आपने जो आंसर लिखा है उसी के बेस पे आपको जज किया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूरे शांति से पढ़ना है, स्पीड रखनी है लेकिन शांति तो रखनी ही है। ओके, धैर्य रखना है, शांति रखनी है, जो भी आप लैंग्वेज में समझो। क्लियर? तो आराम से पेपर देना है। दूसरा कोई उसमें ऐसा नहीं करना है कि चलो ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको तो बहुत ही शांति से करना है, मतलब कि स्पीड रखनी है लेकिन एक्यूरेसी उसमें बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। जितना आपने अटेम्प्ट किया है उतने तो मार्क्स आपको आने ही चाहिए, इसमें माइनस सिस्टम नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। तो पेपर स्टाइल मैंने बहुत बार बताई है कि पार्ट ए है, उसमें जो 100 मार्क्स का पार्ट ए होगा और 200 मार्क्स का पार्ट बी होगा। 50 + 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी बहुत ही शांति से करना है। मैं यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आपको यह एक ही चीज़ मैं हर बार बता रहा हूँ। अगर आपने शांति नहीं रखी है तो आपको घर आके अफसोस करना है कि ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मैंने बहुत ही जल्दबाजी में गलत लिख दिया है। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है। आपको मैक्सिमम आपका आउटपुट देना है। 3 घंटे के लिए आपका दिमाग एक्टिवेट कर देना है। अपने दिमाग को बोलना है कि भाई तू इस बार सिर्फ एक्टिवेट हो जा, बाद में पूरे दिन सो जाना, आप एग्ज़ाम दे के आना और गाड़ी में ही सो जाना, बाइक पे ही सो जाना, लेकिन एग्ज़ाम में पूरा फोकस रखना है। एग्ज़ाम में
आपका फोकस कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। लड़का लड़की कोई भी आपके आसपास हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ क्या करना है कि अपना पेपर देखना है, आपके पेपर में क्या बाकी है, कौन सा क्वेश्चन बच गया है, और जो OMR आप टिक कर रहे हो क्या 59 क्वेश्चन का जो OMR आप टिक कर रहे हो 59 में ही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 59 का 60 में कर दिया, 60 का 61 में कर दिया, तो पूरा का पूरा जो आपको 99 तक पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन था उसका OMR तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ आपके मज़े के लिए है, लेकिन आपको ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में कहीं पे भी गलती नहीं करनी है। और मेरे जो ये लेक्चर्स है उसके अलावा ये जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ उसको भी आपको याद रखना है। आपको पता चलेगा कि सर क्या कह रहे थे। आपको गलतियाँ अगर आपने संभाल ली अपनी तो आप 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। एंड अभी भी मैं आपको जैसे ही क्वेश्चंस है वो पता चलते जाएंगे, मतलब कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चंस है वो आइदर PDF और आइदर वीडियो के फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ। ड्यू टू यहाँ पे मतलब जो क्लासेस है उसी रूम में कोविड की सिचुएशन आ गई थी, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो 1 या 2 दिन यहाँ पे वीडियो में डिले हो जाएगा और हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। एंड अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, सर क्या कर रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं उसको सिर्फ देखना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आपको देखना है कि सर को किस टाइप की गलतियाँ नहीं पसंद है, मतलब कि आपको भी वो नहीं पसंद होनी चाहिए, क्योंकि आप गलती करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे और मार्क्स जाए तो आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।